अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल के ब्रॉडर व्यू में आई टोल्ड यू कि गेम इज़ ओवर। रशिया कुड अनलीश ऑनस्लॉट इन नेक्स्ट 48 आवर्स इफ़ यूक्रेन स्टिल रेजिस्ट। और मैंने ये बात की थी उसमें कि यूक्रेन की फ़ौज का असल में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एक तरह से ट्रैप हो चुका है। उनके चारों तरफ से रशियन फोर्सेस आ गई हैं और उनकी सप्लाई लाइन उन्होंने तोड़ के रख दी हुई है रशियंस ने। और अब भी अगर ज़ेलेंस्की साहब अपनी फ़ौज को लड़ने का कहते हैं तो रूसी शदीद हमला कर देंगे। इतने दिनों से उन्होंने 10 से 15% हार्डली फोर्स यूज़ की है, लेकिन अब भी अगर वो रेजिस्ट करते हैं तो इतलात ये आ रही थी कि 48 आवर्स के अंदर अंदर रशियंस मुकम्मल ऑनस्लॉट करेंगे और उससे फिर बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान का यूक्रेन वालों को ख़तरा है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को देखें बिला वजह विदाउट एनी गुड रीज़न एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए। यही होता है जब आप कॉमेडी एक्टर्स और टी सेलर्स के हाथ में मुल्कों की किस्मत के फैसले थमा देते हैं। मैंने वैसे 48 आवर्स का कहा था कि विद इन 48 आवर्स ये हो सकता है अगर ज़ेलेंस्की रेजिस्ट करता है, लेकिन 12 घंटे भी अभी नहीं हुए इस बात को और ज़ेलेंस्की के एक तरह से सरेंडर वाला बयान सामने आ गया है। एक तो उसने कहा है कि हम अब कभी भी नेटो में नहीं जाएंगे, अपनी ये डिमांड हम वापस लेते हैं। वो कह रहे हैं कि नेटो वाले डरपोक हैं, रूस से डरते हैं, बुज़दिल हैं। ये ज़ेलेंस्की ने कहा है, बुज़दिल हैं, हमें नहीं जाना वहाँ पर उनके साथ। इधर से पुतिन कह रहा है कि अच्छा ज़ेलेंस्की बेबी आपको नेटो में नहीं जाना, वेरी गुड बॉय। लेकिन जाहिर है अब तो जब यूक्रेन पे रूस आया हुआ है, मुकम्मल तौर पर तकरीबन उसका कंट्रोल है, तो कहाँ से जाएंगे ज़ेलेंस्की साहब नेटो में? अब कैसे जा सकते हैं? तो ये तो कोई ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ होगी भी नहीं पुतिन के लिए। तो इसके साथ ही फिर ज़ेलेंस्की ने यह भी इशारा दे दिया है कि भाई ऐसा है कि यूक्रेन माता के वो जो 2 टुकड़े रूस ने अलग करवा दिए थे, डोनेस्टिक रिपब्लिक और लुहांस्क रिपब्लिक, इसको हम अलग मुल्क मानने को तैयार हैं। यानी आइंदा ज़िंदगी भर हम ये नहीं कहेंगे कि यूक्रेन के ये इलाके यूक्रेन माता के अटूट अंग हैं, कभी भी नहीं कहेंगे। यूएन की मेंबरशिप आपको देनी है, इनको तो दे दो मित्रों, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पे भी यूक्रेन वाले मान गए हैं। यानी कि डोनेस्टिक रिपब्लिक और लुहांस्क रिपब्लिक को ज़ेलेंस्की बाबूजी ने एक तरह से कह दिया है कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। फ़र्क सिर्फ यह है कि यहाँ पर राज जो है ये पुतिन है, मॉस्को वाले दम्बास ले जाएंगे। कल मैंने वो जो बात की थी ना कि मुझे यूक्रेन का सिंगल यूनिट के तौर पर एग्जिस्ट करना नज़र नहीं आता, तो कुछ यही डीलिंग्स भी होती हुई नज़र आ रही हैं। इतलात यही आ रही हैं कि यूक्रेन और रशिया की टॉक्स में इस तरह के जो इलाके हैं वो बंटने का एक वहाँ पर ये भी चीज़ चल रही है। अमेरिका परेशान है। इन्होंने हज़ारों मिसाइल, हज़ारों मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट मलेशिया सब कुछ भेज के देख लिए जंग को प्रोलॉन्ग करने के लिए, और ये भी कह दिया था साथ में कि हमारी तरफ से ग्रीन लाइट है नेटो वालों को कि यूक्रेन में आप अपने एयरक्राफ्ट भी भेज सकते हैं। क्यों? अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा था? एयरक्राफ्ट की बात उसने क्यों की? कोई नेटो का मुल्क हिम्मत करके ज़रा एयरक्राफ्ट भेजे उधर और गिराए ना रूस का कोई जहाज़, या करे ना कोई एयर स्ट्राइक रूस के फ़ौजियों पे। अमेरिकन ये इसीलिए पत्ता फेंक रहे हैं ताकि ये चीज़ हो, नेटो का कोई मुल्क इस तरह करे और हम 4-6 मज़ीद नेटो मुल्कों को घुसा दें और इस जंग को पूरे यूरोप तक फैला दें, क्योंकि फिर इसी सूरत में अमेरिकन समझते हैं कि हमारा गिरता हुआ असर यूरोप पर मुस्तहकम हो सकता है। जाहिर है वो कह रहे हैं कि हथियार तो हम ही से लेंगे ना यूरोप वाले रूस से लड़ने के लिए ऐसी सूरत में, लेकिन यूरोपी सहमे बैठे हैं, वो बेचारे सहमे बैठे हैं, दुबक के बैठे हुए हैं कि जंग यूक्रेन से निकल के इधर ना आ जाए। कौन कम बखत चाहेगा कि इतने अच्छे अच्छे पार्क्स बने हुए हैं वहाँ पर यूरोप में, नदियाँ, झील, परिंदे, तितलियाँ उड़ रही हैं, इमारतें बड़ी जगमग सी हैं, कौन चाहेगा कि ये मिट्टी का ढेर बन जाए रूसी मिसाइलों से? कौन चाहेगा? अमेरिकियों ने कहा कि हमारी ग्रीन लाइट है, एयरक्राफ्ट भेज दो, लेकिन ये सुनकर यूरोपी जो हैं हट जा बाबू बोल के दौड़ गए हैं कि हम तो नहीं भेजेंगे एयरक्राफ्ट। यूरोपी समझ रहे हैं कि ये तो खुद उधर अमेरिका 7 समंदर पार बैठ के हमें मरवा रहा है। देखें, हर कोई मोदी साहब नहीं होता। साउथ एशिया में बैठ के अमेरिका के कहने पे अपने पड़ोसी रेड ड्रैगन से पंगा ले लिया ना उन्होंने, मोदी साहब ने। तो हर कोई मोदी साहब नहीं होता। यूरोपी बड़े चालाक लोग हैं, वो इस तरह के अमेरिकन ढकोसलों में नहीं आते। इसीलिए मैंने कल ये बात की कि यूरोप के अमरीकी इत्तेहादी जो हैं वो ज़्यादा दिन अमेरिका के साथ नहीं रह पाएंगे अगर ये जंग प्रोलॉन्ग होती है, क्योंकि मैसिव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है इनके और अमेरिका के बीच, और ख़ुद यूरोपियों के अपने
यूरोप के जो मुल्क हैं ना, उनके अपने बीच भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये ज़्यादा दिन यूनाइटेड रह नहीं सकते अगर ये जंग प्रोलॉन्ग होती है। अब वो पोप के ज़माने वाला यूरोप नहीं है ना। मसला ये है कि आपस में भी लड़ रहे हैं, लेकिन फिर जब पोप कहता है कि बच्चा सारे इकट्ठे हो जाओ और सालीबी जंगें लड़ो, तो सारे लड़ते हैं 200 सालों तक मुसलमानों से। अब वो यूरोप नहीं ना, पोप की तो कोई हैसियत नहीं जो यूनाइटिंग फैक्टर हुआ करता था। अब इस डिवीजन का मिसाल फिर कल ये सामने आया कि अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि हम रूस से तेल और गैस नहीं खरीदेंगे। यूरोप को भी कहने लगे अमेरिकन के मित्रों, आप भी मत खरीदो, शत्रु को आर्थिक चोट पहुंचाएंगे हम। यह हमारा 56 इंच का छाती, आर्थिक चोट पहुंचाओ, सारे मिलके आर्थिक चोट पहुंचाओ शत्रु से। तो आगे से रशियंस कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं है, मत खरीदो ऑयल और गैस। ऐसा है कि इस वक्त आप ना $130 का एक बैरल खरीद रहे होते हैं ऑयल का, तो हम इसको डबल तो 260 हो जाएगा, हम इसको $300 का एक बैरल कर देंगे आलमी मार्केट में। फिर आप लेते फिर ना रोते रहें आपके लोग महंगाई बढ़ने से और प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी फैक्ट्रीज की बढ़ती रहे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, आपकी इकोनॉमी भी गिरा के दम लेंगे। 300 का एक बैरल कर देंगे हम, 130 से 300 का कर देंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट जैसा कि कह रहा है कि रशिया वार्न्स ऑफ $300 ऑयल इफ यूएस यूरोप प्रोसीड विद इंपोर्ट बैन। ये सुनते ही जनाब यूरोप और अमेरिका की दोस्ती टूट गई टड़क करके। ईयू और अमेरिका के बीच एक वाज़े दरार कल सारी दुनिया को नजर आई, जब जर्मनी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हम तो रूस से ऑयल खरीदना बंद नहीं करेंगे, भले ही यूरोपीय यूनियन वाले बैन लगा दें रशिया के ऑयल पे, हम तो खरीदते रहेंगे। भाई दरार नजर आ गई। सिर्फ जर्मनी नहीं, और भी कई मुल्क हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, अमेरिका के कहने पे हम रशिया से ऑयल और गैस खरीदना बंद नहीं कर सकते। 81% यूरोप की जो सप्लाई लाइन है वो वहाँ से आती है। अगर वो बंद कर देना रशियंस एनर्जी का ये रूट, तो वहाँ पर तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं यूरोप के अंदर, सर्दी के मारे उनके लोग ठिठर के रह जाएं। सारे के सारे घरों में जो गैस जल रही होती है वो भी रशिया से आ रही होती है। तो यूरोपियंस जानते हैं कि रशिया के बंद होने से उनकी इकोनॉमी और उनके लोगों का क्या हाल हो सकता है। पहले ही आप देखें कि अमेरिका के अंदर ज़्यादा ऑयल इतना महंगा हुआ नहीं है, वहाँ के लोग फिर भी बचत में है। लेकिन यूरोप वाला जब से ये क्राइसिस शुरू हुए हैं ना, ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं यूरोप में। पहले ही महंगाई उरूज पे है ऑलरेडी, लोग पहले ही चिल्ला रहे हैं। अगर आप इसको इमेजिन करें कि अगर ये डबल से भी ज़्यादा प्राइसेस हो जाएं तो क्या हाल हो जाएगा लोगों का। इसीलिए यूरोप वाले ये कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। तो जर्मनी ने भी कह दिया है, जर्मनी के साथ बहुत सारे मुल्कों ने कह दिया है कि हम तो लेते रहेंगे भाई इनसे ऑयल। मिसाल के तौर पर ये पॉलिटिको जैसा कि लिख रहा है कि जर्मनी स्कोर्स रिजेक्ट्स कॉल्स टू बैन रशियन ऑयल एंड गैस। यानी कि चचा सैम, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन पापी पेट का मामला है। दिल से बड़ा जो है ना एक मसला पेट, खाली पेट का होता है। दिल और दिमाग भी काम नहीं करते अगर पेट खाली हो। ईयू वाले ऑयल लें ना लें, वी डोंट केयर। जर्मनी ने कहा है हम तो लेंगे ऑयल रशिया से। तो अमेरिका और यूरोप के बीच दरारें वाज़ेह होती हुई नजर आती हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू ज़ेलेंस्की बाबा। अखंड यूक्रेन के चक्कर में यूक्रेन तो तोड़वा ही दिया उसने, साथ ही साथ ईयू और अमेरिका की दोस्ती को भी उन्हें एक्सपोज करके रख दिया है कि इसमें कितनी बड़ी दरारें असल में अंदर में डली हुई हैं, जो कि अमेरिका छुपा के बैठा हुआ था।